नमस्कार दोस्तों, आप बीती में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी अलीगढ़ के एक गांव गंगरौल में रहने वाले मोनू की है। तो चलिए अब यह कहानी मोनू के नजरिए से सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम भीमा है और मैं गुजरात के जामनगर के पास में मौजूद एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, वह मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दरअसल यह बात उस वक्त की है जब मैं अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में अपनी 10वीं की पढ़ाई करने के लिए जाया करता था। उस वक्त जिस रास्ते से मैं मेरे गांव से दूसरे गांव में जाता था, उस रास्ते पर ही एक पुरानी बंद पड़ी हुई फैक्ट्री आती थी। जब कभी भी मैं उस फैक्ट्री के सामने से गुजरता था तो उस फैक्ट्री को देखकर मुझे अजीब सा महसूस होता था। मैं हर बार उस फैक्ट्री के सामने 2 से 4 मिनट रुककर उसको बड़े ही गौर से देखा करता था। दिखने में वह फैक्ट्री काफी ज्यादा बड़ी दिखाई देती थी। बाहर से थोड़ा बहुत जो कुछ भी दिखता था उससे फैक्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें रखी हुई थी, लेकिन अब तक उन मशीनों पर काफी ज्यादा जंग लग चुकी थी क्योंकि वह फैक्ट्री काफी समय से वहां पर बंद पड़ी हुई थी। मुझे यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इतनी बड़ी फैक्ट्री होने के बावजूद भी वह बंद क्यों पड़ी हुई है। दरअसल जब से मैं पैदा हुआ था तभी से वह फैक्ट्री बंद पड़ी हुई थी। आज उस फैक्ट्री को बंद हुए लगभग 22 से 25 साल हो चुके थे, लेकिन आज तक भी मुझे इस बात का पता नहीं चल पाया था कि आखिर उस फैक्ट्री के बंद होने के पीछे की वजह क्या थी। लेकिन उस वक्त मैं इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं हुआ था कि इन सब बातों की तह तक जा सकूं। उस वक्त मैं सिर्फ 10वीं क्लास में ही पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मेरे गांव में जो सरकारी स्कूल थी वह सिर्फ 8वीं क्लास तक की ही थी। इसी वजह से मुझे मेरे गांव के बगल में ही एक दूसरे गांव में अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता था, क्योंकि उस गांव में जो स्कूल थी वह 12वीं क्लास तक की थी। इसी वजह से मेरे साथ साथ मेरे गांव के जो बाकी के लड़के और लड़कियां थीं, वे भी उस बगल वाले गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे। अब धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता गया और कब मैंने 12वीं क्लास पास कर ली इस बात का पता ही नहीं चला। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ ही अब मेरे सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ आने वाला था, क्योंकि मेरे जो पिताजी थे वह रिक्शा चलाकर हमारे घर का खर्चा चलाया करते थे। लेकिन जो रिक्शा था वह भी कोई मोटर वाला रिक्शा नहीं था, बल्कि एक साइकिल वाला रिक्शा था। और अब पिताजी की उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि उनसे अपने शरीर के बल पर उस साइकिल रिक्शा को चलाने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगी थी। ऊपर से उनके अस्थमा की बीमारी भी थी, जिसके चलते कई बार तो रिक्शा चलाते चलाते ही अगर उन्हें खांसी चलने लग जाती थी तो फिर उस दिन तो उनको रिक्शा लेकर वापस ही घर पर आना पड़ता था, क्योंकि वह बीमारी ऐसी थी कि एक बार अगर सांस उखड़ जाए तो फिर लगभग 1 दिन तक आराम ही करना पड़ता था। और अगर कभी पूरे दिन काम कर भी लेते थे तो रोजाना के इतने ही 300 से 400 रुपए की मजदूरी बनती थी, जिसमें हमारा घर का खर्चा भी ठीक तरीके से नहीं चल पाता था। पैसों की आर्थिक तंगी होने की वजह से ही मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आता है जिसके बाद पिताजी काम करने में बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं, और उसके बाद मेरी माँ मुझे कहती हैं कि मोनू बेटा, अब तो तुम्हें ही घर की भागदौड़ को संभालना पड़ेगा। अब उस वक्त तक मेरे अंदर कुछ थोड़ी बहुत समझ भी आ चुकी थी, जिसके चलते धीरे धीरे मैं घर की परेशानियों को समझने लगा था। लेकिन उस वक्त मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं ऐसा क्या काम करूं जिसकी वजह से मेरे घर में 2 पैसे आने लगे, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी की तरह रिक्शा तो बिल्कुल भी नहीं चलाना था। अभी मैं काम की तलाश में ही था कि तभी हमारे गांव में एक बात आग की तरह फैलती है कि गांव के बगल में ही जो फैक्ट्री कई सालों से बंद पड़ी हुई है, उस फैक्ट्री को दोबारा से चालू किया जा रहा है। गांव वालों का कहना था कि बाहर की कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिसने इस पूरी फैक्ट्री को खरीद लिया है और अब वह कंपनी इस फैक्ट्री को दोबारा से चालू करना चाहती है।
लेकिन मुझे जो सबसे अजीब बात लगी वह यह थी कि फैक्ट्री के फिर से चालू होने की खबर सुनते ही गांव वालों के चेहरे पर चिंता के भाव आने लगे थे और सभी लोग डरे और सहमे सहमे से रहने लगे थे। जब मैंने गांव वालों का यह माहौल देखा तो मैंने मेरी माँ से जाकर उस फैक्ट्री के बारे में पूछा। मैंने मेरी माँ से कहा, माँ, उस फैक्ट्री में ऐसा क्या है कि उस फैक्ट्री के फिर से चालू होने की बात सुनते ही सभी लोग इतना ज्यादा घबरा रहे हैं, और आखिर वह फैक्ट्री इतने दिनों से बंद क्यों पड़ी हुई है? तभी मेरी माँ मुझे कहती है, धीरे बोल बेटा, अगर तेरी यह बात बाहर किसी के कानों तक चली गई तो वह हमारे घर तक भी आ जाएगी। माँ की यह बात सुनकर मैं मेरी माँ से पूछता हूँ, कौन आ जाएगी? तभी मेरी माँ मुझे उस फैक्ट्री की पूरी कहानी बताती है। और जब पहली बार मैं मेरी माँ से उस फैक्ट्री के इतिहास की कहानी सुनता हूँ तो उस फैक्ट्री के अतीत की कहानी सुनने के बाद गांव वालों से भी ज्यादा डर मुझे लगने लगा था। दोस्तों, मेरा नाम मोनू है और मैं अलीगढ़ के पास में मौजूद एक गांव गंगरौल का रहने वाला हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बात ही कुछ ऐसी बताई थी जिसको सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। दरअसल मेरी माँ ने मुझे बताया कि आज से लगभग 25 साल पहले जब उस फैक्ट्री में गांव के सभी लोग काम करने के लिए जाते थे तो एक दिन अचानक से ही उस फैक्ट्री में काम करने वाली एक औरत की वहां पर मौत हो गई थी। लेकिन जिस तरीके से उसकी मौत हुई थी वह काफी ज्यादा दर्दनाक और भयानक थी, क्योंकि उस औरत का एक हाथ फैक्ट्री की मशीन में आ गया था और वह औरत पूरी की पूरी ही मशीन के अंदर पीसकर मर गई थी। लेकिन बाद में पता चला कि यह सब उस फैक्ट्री में काम करने वाले ऑपरेटर की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने समय पर फैक्ट्री में चलने वाली मशीनों का मेंटेनेंस नहीं करवाया था, जिसकी वजह से वह इतना बड़ा हादसा हो गया था। लेकिन फिर फैक्ट्री के मालिक के द्वारा उस औरत के घर वालों को काफी ज्यादा पैसे देकर उस मामले को वहीं पर दबा दिया गया और फैक्ट्री में फिर से काम चलने लगा। लेकिन वह हादसा होने के बाद गांव से जो भी लोग फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते थे उनके मन में एक डर बैठ गया था, और जो भी कोई मशीन चलाता था वह बड़े ही ध्यान से मशीन चलाता था, क्योंकि सभी के मन में यह डर था कि उस औरत की तरह का ही कोई हादसा फिर से किसी के साथ न हो जाए। लेकिन शायद लोगों का यह डर अब हकीकत में बदलने वाला था, क्योंकि उस औरत के मरने के लगभग 3 महीने बाद ही उस फैक्ट्री में अजीब अजीब तरह की घटनाएं होने लगी थी। रात की शिफ्ट में काम करने वाले लोगों को उस फैक्ट्री के अंदर एक काली परछाई इधर उधर घूमती हुई नजर आने लगी थी। शुरू में तो सब लोगों को सिर्फ परछाई ही घूमती हुई नजर आती थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा दिखाई देने लगा कि फैक्ट्री की चारदीवारी के बाहर रात के वक्त कोई औरत घूम रही है। लेकिन उन्हें सिर्फ वह औरत घूमती हुई ही दिखाई नहीं देती थी, बल्कि फैक्ट्री के बाहर की तरफ से किसी औरत के बहुत तेज आवाज में चिल्लाने की आवाज भी आती थी। लेकिन जब फैक्ट्री के बाहर की तरफ जाकर लोग देखते थे तो वहां पर कोई भी नहीं होता था। जैसे ही लोग वापस आकर अपने काम पर लग जाते थे तो फिर से उन्हें फैक्ट्री के बाहर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती थी, और उस वक्त वह आवाज कुछ इस तरह की आती थी जैसे किसी ने अपने पैरों में मोटी मोटी पायल पहन रखी हो, क्योंकि उस वक्त सभी लोगों को पायल की छन छन की आवाज सुनाई देती थी। अब इस तरह के हादसे होते होते एक बार फैक्ट्री में काम करने वाले एक आदमी को ही जिस औरत की मौत हुई थी उस औरत की आत्मा उस फैक्ट्री में दिखाई देती है। उस वक्त तक उसने एक काफी डरावना रूप ले लिया था। उस औरत की आत्मा को देखते ही वह आदमी फैक्ट्री में काफी ज्यादा शोर मचा देता है और डर के मारे घबराकर उसी वक्त अपने घर पर भाग जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे फैक्ट्री में कुछ अनहोनी होने लगी थी। जिस तरीके से वह औरत उस मशीन के अंदर पीसकर मरी थी, उसी तरीके से कभी किसी का मशीन में हाथ आ जाता था तो कभी किसी के पैर पर बहुत भारी और वजनदार चीज गिर जाती थी। धीरे धीरे इसी तरह के हादसे होने लगे थे। अब गांव के लोगों में यह बात फैल गई थी कि उस औरत की आत्मा उस फैक्ट्री में लौट आई है और वह अपनी मौत का बदला उस फैक्ट्री में काम करने वाले सभी लोगों से ले रही है। जैसे ही यह बात गांव में फैलती है तो गांव के सभी लोग उस फैक्ट्री में काम करने जाना बंद कर देते हैं। लेकिन गांव के कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास उस फैक्ट्री में जाकर काम करने के अलावा और कोई भी दूसरा रोजगार नहीं था।
अब पहले गांव के जितने लोग फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते थे वे सभी लोग घर पर रहने लगे थे। सिर्फ 20 से 25 लोग ऐसे थे जिनके पास और कोई भी दूसरा काम नहीं था, तो वे लोग उस फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते थे। लेकिन एक दिन अचानक वे सारे के सारे लोग ही फैक्ट्री में मरे हुए पाए गए थे और उनकी लाश फैक्ट्री में जिस हालत में मिली थी उस हालत को देखकर सभी लोगों की रूह कांप गई थी, क्योंकि सभी लोग बिल्कुल उसी तरीके से एक मशीन के अंदर पीस कर मरे थे जिस तरीके से वह औरत मरी थी। अब इतने सारे लोगों का इस तरीके से एक साथ किसी हादसे का शिकार होना बिल्कुल भी संभव नहीं था। उस चीज को देखकर गांव के सभी लोगों का यही कहना था कि यह सब उस आत्मा का ही किया धरा है। इसी वजह से अब फैक्ट्री में कोई भी मजदूर काम करने के लिए तैयार नहीं था। मजदूरों की कमी के चलते धीरे धीरे वह फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री के मालिक ने गांव के बाहर से भी कई मजदूर लोगों को काम पर लाने की कोशिश की, लेकिन 1-2 दिन काम करते ही वे लोग भी यहां से भाग जाते थे, क्योंकि दिन के वक्त काम करने वाले लोगों के साथ तो कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती थी और रात की शिफ्ट में काम करने वाले लोगों को उस औरत के चिल्लाने की अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती थीं, जिससे वे लोग काफी ज्यादा डर जाते थे। और इसी वजह से आज तक भी वह फैक्ट्री इस तरीके से बंद पड़ी हुई है। लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि आज भी उस औरत की आत्मा उस फैक्ट्री में काम करने के लिए आती है, क्योंकि रात के वक्त जब कोई भी उस फैक्ट्री के बगल से गुजरता है तो उसे उस फैक्ट्री के अंदर से उन मशीनों के चलने की आवाज सुनाई देती है। और गांव के कुछ लोगों का तो कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से ही उस फैक्ट्री के अंदर पड़ी हुई जंग लगी हुई उन मशीनों को चलते हुए देखा है और उस फैक्ट्री के अंदर एक साया भी इधर उधर भटकता रहता है, जो शायद उस औरत की ही आत्मा है। अब मेरी माँ के मुंह से यह कहानी सुनकर मैं भी काफी ज्यादा डर जाता हूँ। लेकिन तभी जो कंपनी उस फैक्ट्री को फिर से चालू करवाना चाह रही थी, उसने फैक्ट्री के सबसे नजदीक वाले सभी गांवों में इस चीज का प्रचार करवाया कि उस फैक्ट्री की रखवाली के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। गांव का जो कोई भी आदमी इस नौकरी को करना चाहेगा उसको महीने के 30,000 दिए जाएंगे। अब कंपनी वालों ने एक सिक्योरिटी गार्ड की इतनी ज्यादा तनख्वाह इसलिए रखी थी क्योंकि कंपनी को भी इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि वह फैक्ट्री किस वजह से वहां पर बंद हुई थी। लेकिन अब वह लोगों को पैसों का लालच देकर उस फैक्ट्री को फिर से चालू करवाना चाहती थी और सबसे पहले उसने सिक्योरिटी गार्ड के लिए इतने ज्यादा पैसे का ऐलान किया था। लेकिन गांव में कोई भी आदमी पैसों के लालच में उस काम को करने के लिए तैयार नहीं था। पर मेरे घर की जो आर्थिक स्थिति थी वह दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। एक वक्त ऐसा आ चुका था कि पिताजी की बीमारी की दवाइयां लाने की तो दूर की बात थी, बल्कि हमारे पास तो 2 वक्त का खाना भी नहीं था। इसी वजह से मैं अपनी माँ और बाबूजी को बताए बिना उस फैक्ट्री के मालिक से बात करके वह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए हाँ कह देता हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में पैसे चाहिए थे। लेकिन जैसे ही मैंने उस फैक्ट्री के मालिक को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए हाँ कहा तो उसने मुझसे कहा, देखो मैं तुम्हारी 5,000 तनख्वाह और बढ़ा कर दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें रात के वक्त भी फैक्ट्री में चौकीदारी करनी होगी, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई भी आदमी इस फैक्ट्री में काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कुछ दिनों के लिए अगर तुम अकेले इस फैक्ट्री की रखवाली कर लोगे तो फिर धीरे धीरे लोगों के मन से डर निकल जाएगा और लोग सोचेंगे कि एक अकेले इंसान को ही कुछ नहीं हो रहा तो फिर सभी लोगों के साथ मिलकर काम करने से क्या हो सकता है। इसी वजह से वह मेरी 30,000 की जगह अब 35,000 तनख्वाह करवा देते हैं और मुझसे कहते हैं, अब से तुम्हें दिन और रात के वक्त दोनों टाइम ही इसी फैक्ट्री में चौकीदारी करनी है। तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है, बस फैक्ट्री में जो पुराना सामान पड़ा हुआ है उसकी रखवाली करनी है और फैक्ट्री के अंदर गेट के पास हर वक्त सिर्फ कुर्सी डालकर बैठे रहना है। अब मैं उस काम के लिए उसे हाँ कर देता हूँ और घर आकर मेरी माँ और बाबूजी को बताता हूँ तो मेरी माँ और बाबूजी मुझे उस काम के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। लेकिन उनके मना करने के बाद जैसे ही मैं उन्हें बताता हूँ कि मुझे महीने के 35,000 मिलेंगे
तो 35,000 का नाम सुनते ही मेरी माँ और बाबूजी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और कुछ देर सोचने के बाद मेरी माँ और बाबूजी मुझे उस काम के लिए अनुमति दे देते हैं। लेकिन मेरे बाबूजी मुझसे कहते हैं, रात के वक्त संभल कर रहना, और अगर जरा सी भी तुम्हें कुछ गड़बड़ लगे या कुछ डरावनी चीज दिखाई दे तो तुरंत वहां से भागकर घर पर आ जाना। अब जिस दिन से मुझे उस फैक्ट्री में काम पर जाना था, उस दिन से पहले ही मेरी माँ बगल के गांव में ही जो काल भैरव का मंदिर था, वहां से मेरे लिए मंदिर की भभूत लेकर आती हैं और उसे एक कपड़े में बांधकर मुझे देकर कहती हैं, इसको हमेशा अपने साथ रखना। जो कोई भी डरावनी और बुरी चीज होगी वह इसके रहते तुम्हारे करीब नहीं आ पाएगी। फिर उसके बाद मैं उस फैक्ट्री में काम पर जाना शुरू कर देता हूँ। जब मैं उस फैक्ट्री में चौकीदारी के काम पर जाना शुरू करता हूँ तो धीरे धीरे यह बात गांव में सभी लोगों को पता चल जाती है। और जिन लोगों को भी इस बात के बारे में पता चला था, वो लोग मेरी माँ और बाबूजी को आकर कहने लगे थे, तुम्हारे एक ही तो बेटा है, क्यों रोज रोज उसको मौत के मुंह में भेज रहे हो। लेकिन उस वक्त अगर मैं उस काम को नहीं करता तो हमारा घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। पर शायद मुझे इस बात का उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस काम को करके भी मेरा घर आबाद बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बल्कि जो परेशानी उस वक्त मेरे जीवन में थी, उससे भी कई बड़ी परेशानी उस फैक्ट्री में काम करने के बाद आने वाली थी। अब कंपनी वालों ने मुझसे कहा था कि जैसे ही मजदूरों की व्यवस्था हो जाएगी वैसे ही इस फैक्ट्री में काम चालू कर दिया जाएगा। तब तक तुम्हें अकेले ही यहाँ पर चौकीदारी का काम करना है। अब शुरू में तो जब मैं उस फैक्ट्री में चौकीदारी की नौकरी करने लगा था तो शुरू के 3-4 दिन तक तो मेरे साथ कुछ भी नहीं होता। और होता भी कैसे, क्योंकि मैंने कंपनी वालों को तो यह कह दिया था कि मैं फैक्ट्री के गेट पर ही चौकीदारी करता हूँ। लेकिन शाम ढलने के बाद जैसे ही रात होती थी तो मैं फैक्ट्री के गेट से लगभग 1 किलोमीटर दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता था, क्योंकि गांव के लोगों से और मेरी माँ के मुंह से मैंने जो उस फैक्ट्री की डरावनी कहानियां सुनी थी, उन कहानियों की वजह से मुझे रात के वक्त उस फैक्ट्री के पास में रुकने से भी डर लगता था। मुझे लगा कि मैं इसी तरीके से अपनी नाइट ड्यूटी कर लूँगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन फिर पता नहीं कैसे एक दिन अचानक से ही मेरे पास उस कंपनी वाले का फ़ोन आता है और वह मुझसे कहता है, मुझे पता चला है कि तुम रात के वक्त नाइट ड्यूटी ठीक तरीके से नहीं कर रहे हो। तुम 9 बजे बाद ही फैक्ट्री के गेट से गायब रहते हो। अगर तुम्हें नौकरी नहीं करनी है तो तुम बता सकते हो, तुम्हारी जगह हम किसी और को रख लेंगे। अब उस वक्त मैं उस आदमी से तो ये कह देता हूँ कि मैं ठीक तरीके से आगे से काम कर लूँगा, लेकिन उसका फ़ोन कटने के बाद मेरे दिमाग में यह सवाल उठता है कि इसको इस बात का कैसे पता चला कि मैं रात के वक्त फैक्ट्री के गेट से दूर चला जाता हूँ। लेकिन उस दिन के बाद मेरे मन में मेरी नौकरी जाने का भी डर बैठ गया था। इसी वजह से जिस दिन उस आदमी का मेरे पास फ़ोन आया था, उस दिन रात के वक्त मैं वहीं फैक्ट्री के गेट पर ही रुक जाता हूँ। अब फैक्ट्री के मालिक के द्वारा फैक्ट्री के गेट के अंदर मेरे लिए एक छोटा सा लकड़ी का ऑफिस बनवा दिया गया था, जिसके अंदर मुझे एक कुर्सी दे दी गई थी जिस पर मुझे बैठे रहना था। लेकिन मैं कभी भी उस फैक्ट्री के गेट के अंदर नहीं जाता था, बल्कि पूरी रात उस फैक्ट्री के गेट के बाहर ही चक्कर लगाता रहता था। अब 4-5 दिन तक तो मैंने उस फैक्ट्री के बाहर ठीक वैसे ही चक्कर लगाए, लेकिन एक दिन अचानक से ही जब मैं उस फैक्ट्री के बाहर चक्कर लगा रहा था तो मौसम खराब होने लगा और थोड़ी ही देर में बारिश आने लगी। अब बारिश से अपने आप को बचाने के चक्कर में मैं उस फैक्ट्री का गेट खोलकर मेरे लिए जो लकड़ी का छोटा सा ऑफिस बनाया गया था, उस ऑफिस के अंदर चला जाता हूँ। वह जो लकड़ी का ऑफिस था वह गेट के अंदर बिल्कुल गेट के पास ही था। अब मैं उस छोटे से लकड़ी के ऑफिस में जाकर खुद को बारिश से बचाने के चक्कर में कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। अब उस वक्त वह बारिश जो हो रही थी उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यह बारिश आज पूरी रात रुकने वाली है। इसी वजह से मैं लगातार एक टकटकी लगाए हुए उस कुर्सी पर बैठा बैठा उस फैक्ट्री की तरफ देख रहा था। अभी मैं उस फैक्ट्री की तरफ देख ही रहा था कि तभी मुझे दिखाई देता है कि एक औरत
फैक्ट्री के अंदर से बाहर की तरफ आ रही है। लेकिन जिस वक्त वह उस फैक्ट्री से बाहर की तरफ आ रही थी, उस वक्त मुझे उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी मैं ठीक तरीके से उसका चेहरा देख पाता, उससे पहले ही वह फैक्ट्री के बाहर आकर वापस से फैक्ट्री के अंदर जो मशीन रखी हुई थी उसकी तरफ जाने लगती है। अब इतनी रात को किसी अकेली औरत को फैक्ट्री में घूमते हुए देखकर मेरे मन में अजीब अजीब तरह के ख्याल आने लगते हैं और मैं मेरे मन में सोचने लगता हूँ कि कहीं यह उसी औरत की आत्मा तो नहीं है जिसके बारे में मैंने मेरी माँ से कहानी सुनी थी। लेकिन इस चीज़ के साथ साथ गांव में एक और चीज़ हो रही थी कि गांव के लोग रात के वक्त चोरी छुपे फैक्ट्री से लोहे का बहुत सा कीमती सामान उठाकर ले जाते थे और फिर उसको बेच देते थे। इस चीज़ का धीरे धीरे मुझे भी पता चल चुका था कि फैक्ट्री से सामान चोरी हो रहा है। उस वक्त उस औरत को देखकर मेरे मन में यही ख्याल आता है कि शायद यह कोई सामान चुराने वाली ही औरत है। इसी वजह से मैं बारिश में भीगते हुए ही उस लकड़ी के बने हुए ऑफिस से निकलकर फैक्ट्री के अंदर की तरफ, जहां पर वह मशीनें रखी हुई थी, उस तरफ दौड़कर जाता हूं। अब वह फैक्ट्री अंदर से बिल्कुल सुनसान थी। फैक्ट्री के अंदर जाकर मैं जोर जोर से आवाज लगाता हूं, कौन है यहाँ? लेकिन उस वक्त वहां बारिश की आवाज के अलावा सिर्फ मेरी ही आवाज गूंज रही थी। अब जैसे ही मैं उस फैक्ट्री के अंदर गया तो अंदर जाते ही मुझे उस फैक्ट्री के काफी अंदर की तरफ से किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज कुछ इस तरह की आ रही थी जैसे कोई औरत लोरी सुना रही हो। अब जैसे ही मुझे वह लोरी गाने की आवाज सुनाई देती है तो अचानक से ही पीछे की तरफ से हवा की काफी तेज आवाजें आने लगती हैं। जैसे ही मैं पीछे की तरफ पलट कर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि बाहर का मौसम और भी ज्यादा खराब हो गया है और जो फैक्ट्री के बाहर का बड़ा सा लोहे का गेट था वह अब हवा के झोंकों से इधर उधर अपने आप ही हिलने लगा था। रात के उस घने अंधेरे में फैक्ट्री के उस बड़े लोहे के गेट को अपने आप हिलते हुए देखकर मैं काफी डर गया था। लेकिन अब बाहर की तरफ बारिश इतनी ज्यादा तेज आ रही थी कि मैं उस बारिश में फिर से उस लकड़ी के बने हुए छोटे से ऑफिस तक भी नहीं जा सकता था। अब जिस वक्त मैं फैक्ट्री के अंदर जहां पर खड़ा हुआ था उसके ऊपर तो लोहे की छत लगी हुई थी, जिसकी वजह से वहां पर मैं बारिश में बिल्कुल भी नहीं भीग रहा था। इसी वजह से अब मैं फैक्ट्री में उसी जगह पर खड़ा रहकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगता हूँ। लेकिन जिस वक्त मैं वहां खड़ा हुआ था उस वक्त मुझे बार बार अंदर की तरफ से किसी औरत की गुनगुनाने की आवाज सुनाई दे रही थी। अब मैं बार बार थोड़ा सा अंदर की तरफ जाकर आवाज भी लगा रहा था, कौन है यहाँ? लेकिन मेरी आवाज का कोई जवाब नहीं आ रहा था। तभी मैं सोचता हूँ कि थोड़ा अंदर चलकर ही देखते हैं और उस वक्त पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आता है कि मैं उस फैक्ट्री के काफी अंदर की तरफ चला जाता हूँ। उस वक्त मैं इतना अंदर चला गया था कि उस दिन से पहले मैं कभी भी दिन के वक्त भी उस फैक्ट्री में इतना अंदर की तरफ कभी भी नहीं गया था। जैसे जैसे मैं अंदर की तरफ जा रहा था वैसे वैसे ही मुझे वहां पर और भी ज्यादा बड़ी बड़ी मशीनें दिखाई दे रही थी और उन मशीनों के साथ साथ ही मुझे वहां पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा अचंभित भी हो रहा था। दरअसल उस वक्त वहां पर एक कुर्सी और टेबल रखी हुई थी, लेकिन उस कुर्सी और टेबल को देखकर मैं काफी ज्यादा चौंक जाता हूँ, क्योंकि उस कुर्सी और टेबल के ऊपर एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ था जो उस वक्त जल रहा था। उस जलते हुए बल्ब को देखकर मैं सोचता हूँ कि बरसात की वजह से पूरे एरिया की लाइट कटी हुई है और फैक्ट्री में यहाँ तो लाइट का कोई कनेक्शन भी नहीं है, तो फिर बिना लाइट के यह बल्ब कैसे जल रहा है? लेकिन उस जलते हुए बल्ब की रोशनी में मुझे दिखाई देता है कि वह जो टेबल और कुर्सी वहां रखी हुई थी वे बिल्कुल साफ थी, यानी कि उन पर एक भी कण धूल का नहीं था। जबकि फैक्ट्री में बाकी का जो भी सामान पड़ा हुआ था, चाहे वह कोई मशीन हो या फिर और कोई चीज, उन सभी पर मोटी मोटी धूल की परत जमी हुई थी। लेकिन उस कुर्सी और टेबल पर बिल्कुल भी धूल नहीं जमी हुई थी। अभी मैं यह सोच ही रहा था कि तभी अचानक से ही बिल्कुल मेरे पीछे से मुझे वह लोरी गाने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही मुझे वह आवाज सुनाई देती है तो मैं पीछे की तरफ पलट कर देखता हूँ
और जैसे ही मैं पीछे की तरफ पलट कर देखता हूँ, मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मेरे हाथ पैर डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं, क्योंकि उस वक्त मेरे बिल्कुल पीछे वही औरत खड़ी हुई थी जो उस वक्त मुझे दिखाई दे रही थी जब मैं उस लकड़ी के बने हुए छोटे से ऑफिस में से उस औरत को इस फैक्ट्री में घूमते हुए देख रहा था। लेकिन फैक्ट्री के अंदर आते ही यह पता नहीं मेरी आंखों से कहां ओझल हो गई थी। तभी मैं डरते डरते दबी सी आवाज में उससे पूछता हूँ, कौन हो तुम और रात के इस वक्त यहाँ इस फैक्ट्री में क्या कर रही हो? मुझे पता है कि तुम यहाँ पर कोई न कोई सामान चुराने के लिए ही आई हो। उस वक्त जब मैं उससे ये बातें बोल रहा था तो वह मेरी बातों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। उसने हाथ में कपड़े का कुछ ऐसा बना रखा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा गोद में ले रखा हो, और वह बार बार उस कपड़े को अपनी गोद में ऐसे हिला रही थी जैसे वह किसी छोटे बच्चे को अपनी गोद में खिला रही हो, और उसे हिलाते हिलाते ही वह कुछ गुनगुना रही थी। उस वक्त मुझे उसका चेहरा भी ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके जो सिर के बाल थे वह पूरी तरह से खुले हुए थे, और उस तेज चलती हवा में उसके सिर के बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिसकी वजह से मुझे उसका हुलिया ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी अचानक से ही जैसे ही मैंने उसे थोड़ा जोर देकर यह बात पूछी कि कौन हो तुम, तो वह अचानक से मेरी तरफ अपना चेहरा करती है। पर जैसे ही वह अपना चेहरा मेरी तरफ करके देखती है तो मुझे उसका हुलिया दिखाई देता है, और उसका हुलिया दिखाई देते ही मैं डर के मारे कांपने लगता हूँ। उस वक्त एक पल के लिए तो मेरा मन ऐसा हुआ कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन मैं वहाँ से चाहकर भी नहीं भाग सकता था, क्योंकि जिस तरफ से भागने का रास्ता था उसी तरफ मेरे सामने वह डरावनी औरत खड़ी हुई थी। लेकिन मेरी तरफ देखते ही अब वह जोर जोर से हंसने लगी थी। उस वक्त उसकी वह हंसी इतनी ज्यादा तीखी थी कि उसकी वह आवाज मेरे कानों में काफी ज्यादा चुभ रही थी। मेरे कानों में चुभने के साथ साथ ही उसकी वह आवाज उस पूरी फैक्ट्री में गूंज रही थी। उसे इस तरीके से पागलों की तरह हंसता हुआ देखकर मैंने रोने का जैसा मुंह बना लिया था, लेकिन अभी मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही वह हंसना तो बंद कर देती है और मुझसे कहती है, पागल हो तुम जो आज खुद चलकर अपनी मौत के मुंह में आ गए हो। अब मुझसे यह बात कहते ही वह अचानक से मेरी तरफ गुर्राने लगती है, और गुर्राते गुर्राते ही उसका हुलिया पूरी तरह से बदल जाता है। अब उसका चेहरा मुझे काफ़ी ज़्यादा डरावना दिखाई देने लगता है। साथ ही उसकी जो आंखें थीं वह धीरे धीरे पूरी तरह से सफ़ेद हो गई थी। साथ ही उसके जो होंठ थे उनसे खून की बूंदें टपकने लगी थी, और उसका जो मुंह का जबड़ा था वह अजीब तरह का हो गया था। साथ ही उसके हाथों की उंगलियों में लंबे लंबे नाखून दिखाई देने लगे थे। तभी वह मेरे सामने पूरी तरह से एक बूढ़ी औरत के रूप में बदल जाती है, और अभी जो औरत मेरे सामने बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी वह उस बूढ़ी औरत के रूप में आते ही नीचे झुक जाती है। उस वक्त वह इस तरीके से नीचे झुकी हुई थी जैसे कोई अधेड़ उम्र की बूढ़ी औरत झुकी हुई रहती है। नीचे झुके झुके ही उसने उस फैक्ट्री की छत की तरफ अपनी हाथ की उस लंबे नाखून वाली उंगली से इशारा किया। जैसे ही उसने उस तरफ इशारा किया तो मैं उस तरफ देखता हूँ जिस तरफ उसने इशारा किया था, लेकिन जैसे ही मैं उस तरफ देखता हूँ तो मेरे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने उस तरफ देखा तो मुझे दिखाई देता है कि उस फैक्ट्री की छत से एक लोहे का तार लटका हुआ है, और उस लोहे के तार से 5 से 7 कंकाल लटके हुए हैं, जो कि देखने में किसी इंसान के ही लग रहे थे। उस तरफ इशारा करके वह डरावनी बूढ़ी औरत मुझसे कहती है, देख रहे हो उन कंकालों को, वह भी तुम्हारी तरह उन्हीं लोगों के कंकाल हैं जो रात के वक्त इस फैक्ट्री में आए थे। चाहे फिर वह किसी भी कारण से आए हों, लेकिन आज तक जो कोई भी इस फैक्ट्री में आया है वो यहाँ से बचकर नहीं जा पाया है, और अब मैं तुम्हारा भी बिल्कुल यही हाल करूँगी। फिर कुछ ही दिनों बाद तुम्हारा कंकाल भी बिल्कुल इन्हीं की तरह यहाँ पर लटका हुआ दिखाई देने लगेगा। अब मुझसे ये बात कहकर वह फिर से अजीब तरीके से हंसने लगती हैं। वो सब देखकर मैं यह समझ गया था कि यह उसी औरत की आत्मा है जिसके बारे में मैंने अपनी माँ के मुंह से और गांव के लोगों से कई कहानियाँ सुनी थी।
साथ ही मुझे यह भी समझ में आ गया था कि आज मैं एक ऐसी मुसीबत में फंस गया हूं जहां से शायद मैं जिंदा बचकर बिल्कुल भी नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन उस वक्त धीरे धीरे उस औरत का रूप इतना ज्यादा डरावना होता जा रहा था कि उसके उस रूप को देखकर ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद डर के मारे ही यहीं पर मर जाऊंगा, क्योंकि उस वक्त तक मुझे यह समझ में आ चुका था कि मेरे सामने कोई जिंदा औरत नहीं खड़ी हुई है, बल्कि यह एक डरावनी डायन है जिसने आज तक इस फैक्ट्री के अगल बगल में भटकने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ा है। लेकिन तभी मेरे दिमाग में मेरी माँ के हाथ से दी हुई वह बाबा काल भैरव की भभूत याद आती है और मैं सोचता हूँ कि अब वह बाबा काल भैरव की भभूत ही मुझको यहाँ से बचा कर निकाल सकती है। लेकिन उस वक्त तक रात काफी गहरी हो चुकी थी और मेरे अगल बगल का माहौल काफी ज्यादा डरावना हो रखा था। तभी वह डरावनी डायन मुझे अपने द्वारा शिकार किए गए लोगों की कहानी सुनाने लगती है। शायद उसका मुझको मारने से पहले इस तरह से पहले से मरे हुए लोगों की कहानी सुनाने का मकसद मुझको डराना था। उस वक्त जब वह मुझे उन लोगों की कहानी सुना रही थी तो उनकी कहानी सुनाते वक्त उसकी नजरें दूसरी तरफ थीं। तभी मैंने धीरे से अपनी बाजू पर लाल कपड़े में बंधी हुई बाबा काल भैरव की उस भभूत को धीरे धीरे एक हाथ से खोला। फिर उस कपड़े को खोलकर बाबा काल भैरव की वह थोड़ी सी भभूत अपने हाथ में ले ली। उसमें से कुछ भभूत को अपने माथे पर लगा लिया और बाकी भभूत अपने हाथ में लेकर मैं उस डरावनी डायन की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन शायद उस वक्त उसको इस बात का एहसास हो गया था कि मेरे कदम उसकी तरफ आ रहे हैं। इसी वजह से वह अचानक से किसी भेड़िए की तरह मेरी तरफ पलटकर मेरे ऊपर झपट्टा मारती है। अचानक से ही मेरे ऊपर उछलकर मुझे जमीन पर गिरा देती है। मेरे जमीन पर गिरते ही वह अपने नुकीले नाखूनों से मेरे ऊपर हमला कर देती है। उस वक्त उसने मेरे गालों पर उन नाखूनों को इतनी जोर से नोचा था कि मेरे गालों की त्वचा पूरी तरह से उसके नाखूनों की वजह से उखड़ गई थी। लेकिन तभी मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए मेरी हाथ की मुट्ठी में जो बाबा काल भैरव की भभूत ले रखी थी वह पूरी की पूरी भभूत ही उस डायन के ऊपर डाल दी और हाथ में बची हुई भभूत उसके पूरे डरावने चेहरे के ऊपर रगड़ दी। जैसे ही मैंने वह भभूत उसके चेहरे पर रगड़ी तो वह मेरे ऊपर से हटकर साइड में जा गिरी और झटपट लगी। इस तरीके से चिल्लाने लगी थी जैसे उस भभूत के डालते ही उसे काफी जलन हो रही हो। उस वक्त वह अपनी आंखों को इस तरह से मसल रही थी जैसे किसी इंसान की आंखों में किसी ने मिर्ची डाल दी हो। लेकिन उस वक्त मुझे समझ में आ गया था कि यह सब भभूत का ही असर है। उस वक्त मैं सोचता हूँ कि आज जिंदा बचकर निकलने का मेरे पास यही मौका है। अगर मैंने इस मौके को भी गंवा दिया तो मैं कभी भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाऊंगा। और जैसे ये डायन कह रही थी ठीक वैसा ही हो जाएगा। कुछ ही दिनों बाद मेरा भी कंकाल इन लोगों की तरह ही यहाँ पर लटका हुआ दिखाई देगा। इसी वजह से मैं तुरंत वहाँ से उठकर फैक्ट्री के बाहर की तरफ दौड़ लगाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं फैक्ट्री के बाहर की तरफ भाग कर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि फैक्ट्री के बाहर की तरफ जो ग्राउंड था उसमें पूरी तरह से बरसात का पानी भर चुका था और वह पानी अब मेरी कमर तक आ गया था। लेकिन मैं किसी तरह से उस रात उस पानी के अंदर से ही धीरे धीरे चलते हुए उस फैक्ट्री के बाहर निकल जाता हूँ और बदहवास दौड़ते हुए रात के वक्त अपने घर पर पहुँचता हूँ। उस रात जब मैं घर पर पहुँचा था तो मैं पूरे रास्ते उस तेज बारिश में भीगते हुए ही आया था। लेकिन जब मैं उस तेज बारिश में अपने गांव की तरफ दौड़ रहा था तो गांव की तरफ दौड़ते वक्त भी मुझे मेरे पीछे से उस डायन की चीख सुनाई दे रही थी। उन चीखों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरा पीछा करते हुए मेरे पीछे ही आ रही हो। लेकिन घर पर आते ही मैं मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाने लगता हूँ, पर शायद उस वक्त बारिश की वजह से मेरे घर वालों को दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इसी वजह से मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ और घर के चारों तरफ जो चार दीवारी बनी हुई थी किसी तरह से उस चार दीवारी के ऊपर चढ़कर उस दीवार को फांद कर ही घर के अंदर चला जाता हूँ। घर के अंदर जाने के बाद मेरी माँ जब मुझे इस तरीके से रात के उस घने अंधेरे में घर पर घबराया हुआ आता देखती हैं तो वह भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं। लेकिन घर पर जाने के बाद मैं मेरी माँ और बाबूजी को पूरी कहानी बताता हूँ।
मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसको सुनने के बाद मेरे बाबूजी फूट फूट कर रोने लगते हैं और मुझसे कहने लगते हैं, आज मेरी यह हालत हो गई है, इसी वजह से तेरे को मौत के मुंह में भेजना पड़ा। लेकिन अब हम लोग चाहे भीख मांगकर ही हमारा गुजारा कर लेंगे, लेकिन तुझे दोबारा फिर कभी भी उस मौत के मुंह में, उस फैक्ट्री में नहीं भेजेंगे। जिसके बाद उस रात के बाद मैं कभी भी उस फैक्ट्री में काम करने के लिए नहीं गया और ना ही उस फैक्ट्री में कोई काम शुरू हुआ। आज भी हमारे गांव के बगल में वह फैक्ट्री उसी तरीके से सुनसान पड़ी हुई है। लेकिन उस रात के बाद उस फैक्ट्री की तरफ से उस औरत की काफी तेज तेज चीखें गांव तक भी सुनाई देने लगी थी। अब गांव में भी पूरी तरह से डर और दहशत का माहौल बना हुआ था। लेकिन कोई भी गांव वाला गलती से भी उस फैक्ट्री की तरफ जाने की गलती नहीं करता। यहाँ तक कि जो लोग चोरी छुपे उस फैक्ट्री में कुछ चीज चुराने के लिए जाते थे, उन लोगों ने भी अब उस फैक्ट्री की तरफ जाना बंद कर दिया है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।